अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। अच्छा जी, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक एक मैंने आपके साथ शेयर करना, बल्कि एक नहीं, उसके 4 हिस्से होंगे। टॉपिक है कि पाकिस्तान के ख़तरनाक अदवार। 75 साल हुए हैं जी, 76 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। अगर हिस्ट्री देखें तो मैं उसको जो है ना 4 ऐसे दौर गए हैं जिन्होंने बुनियाद रखी है पाकिस्तान की तबाही की। यानी कि आज जो हम देख रहे हैं उसमें मेन फैक्टर उन 4 अदवार का है। उसमें पॉलिसीज़, डिफरेंट पॉलिसीज़ रही हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखें, मैं एक तो प्री पार्टीशन है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, स्ट्रगल कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता हुआ। सबसे पहला ख़तरनाक अदवार गुज़रा अयूब ख़ान का, मैं याहिया को भी उसके साथ ही कंसिडर करूँगा। दूसरा भुट्टो का मैं आपको बताऊँगा, पार्ट 2 में जो है मैं आपको बताऊँगा कि भुट्टो का जो दौर है वो किस तरह ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा। फिर सबसे ज़्यादा ज़ियाउल हक़ का यानी कि आप समझ लें कि ये जो 3 अदवार ऊपर नीचे थे ना, इसने पाकिस्तान की अच्छी खासी कमर तोड़ी है, और वो ऐसी तोड़ी है कि आज तक टूटी हुई है। फिर उसके बाद इमरान ख़ान का दौर। अब आप सोच रहे होंगे मुशर्रफ का दौर क्यों नहीं? क्योंकि मुशर्रफ के दौर को अगर आप उसको ज़रा स्टडी करें थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि मुशर्रफ का दौर जो था ना, एक तरह से ज़ियाउल हक़ की ही कंटिन्यूशन थी। क्योंकि अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान पे वो जो पाकिस्तान की मदद की थी रशिया को तोड़ने के लिए, तो वही चीज़ आगे जब 9/11 में उन्होंने की तो वो उसी तक कंटिन्यूशन होती गई अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए। तो पहला जनाब अयूब का दौर इस वजह से मैं कहता हूँ, वैसे कुछ लिहाज से तरक्की हुई थी, लेकिन जो सियासी निज़ाम को बेड़ा गर्क किया था उसकी जो दाग वेल थी ना, वो अयूब ने डाली थी। फिर दूसरी बात मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडर करता हूँ, दूसरी बात ये कि जिस तरह फ़ातिमा जिन्ना के साथ इन्होंने ट्रीट किया, वही गद्दार का लेबल लगा के झूठी खबरें फैला के, आप अंदाज़ा करें कि जिस तरह अब सोशल मीडिया इस्तेमाल किया इमरान ख़ान ने झूठी खबरें फैलाने के लिए, इसी तरह तब जो है फ़ातिमा जिन्ना के लिए झूठी खबरें अखबार में फैलाई गई कि ये इंडियन एजेंट हैं, ये हैं, वो हैं। वही घटिया लैंग्वेज फ़ातिमा जिन्ना के लिए इस्तेमाल की गई, जो इस वक्त जो है ख़ास तौर पे यूथिये जो हैं दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या पहले उन्होंने अपने 2011 से लेके अब तक ऑनवर्ड्स किए हैं। उसमें फिर उसकी बाकी कंटिन्यूशन, तब भी अमेरिका के साथ बहुत ही जफियाँ डाली जा रही थी, ये सारे काम हुए। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि तब अगर आप उसको थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो एक आपने बेस बनाई थी तब वो शुरू हो गई थी। उसकी इंतहा 71 में हुई थी, लेकिन उसकी जो बेस बनाई गई थी वो होना शुरू हो गई थी। देखिए, कई लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कायदे आज़म ने जो फ़ैसला किया एक ख़ास तौर पे एक ज़बान का, कि जी उधर भी ज़बान होगी, उर्दू होगी, और हमारे यानी कि पाकिस्तान में भी उर्दू होगी, फिर उसको अलहदा से स्टेट उस तरह नहीं किया। नो प्रॉब्लम, हो जाते हैं गलत फ़ैसले, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम वहाँ पे उस वक़्त नहीं थे, उस वक़्त क्या हालात थे, एक बंदा सिंगली सारे काम कर रहा था, और हम बिलीव करें कि वो ईच एंड एवरी थिंग शुड बी ओके। वक्त ने साबित किया कि आपको उसको एक सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन आप कह लें कि एक एरिया के तौर पे, जिस तरह हम कश्मीर को वो बजट अपना उसका होता है, कश्मीर की अपनी असम्बली होती है, हमें बांग्लादेश को भी वैसे ट्रीट करना चाहिए था। ठीक है, हमने नहीं किया, गलती हमारी। प्लस जो हमने वो नफ़रतों का जो बीज बोआ ना, उसने 71 में जो है ना वो फाइनली हमें सबक सिखाया और हमें जवाब दिया कि जब हम नफ़रतों के बीज बोएंगे तो वो मुल्क टूटेगा। ख़ास तौर पे जोग्राफाई तौर पे वो उधर है, हालांकि हमें स्ट्रांगली उस चीज़ को अपना होल्ड बनाना चाहिए था इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बेवकूफ़ी हमने की। तो अयूब का दौर सबसे पहले जमहूरी तौर पे एक तो मार्शल लॉ लगा, उसने सियासतदानों के साथ बुरा किया, फिर वही आया और गया नहीं, वही लंबे काम किए। फिर
پھر لیگیسی میں یحییٰ کو چھوڑ کے گیا، یعنی کہ جس کی حالت ہی بری ہے، جس کے بس اگر آپ جنرل یحییٰ کے قصے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب صاحب کوئی جسے کہتے ہیں نا ایک نیچ قسم کے لیول کا کوئی ناولی افسانوی چیز ساری ڈسکس کی ہوئی ہے، کہ کوئی اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی ڈگنیفائڈ قسم کا کوئی آرمی کا بندہ ہے۔ اور پھر آف کورس پھر بھٹو کا دور آیا۔ تو سب سے پہلے جو آج پارٹ 1 میں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں کیا ڈسکس کروں گا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایوب کا جو ہے سب سے پہلے دور تھا پاکستان کے جس نے جو ہے نا ہٹ کیا، گو کہ اس میں ترقی ہوئی، ڈیم بھی بنے، پھر پی آئی اے بھی بہت اچھی تھی، مختلف ادارے اچھے تھے، لیکن آرمی والوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ جمہوری نظام میں وہ جو ہے وہ خلل ڈالیں۔ پھر ڈسکنٹینیوٹی آتی ہے تو پھر مصیبت آتی ہے، کیونکہ آپ جس طرح جاب آفس میں کرتے ہیں، جب جاب کرتے ہیں تو پہلے دن آپ نہیں کچھ کر پاتے، آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھتے ہیں، انوائرمنٹ سے واقف ہوتے ہیں، لوگوں سے یعنی کہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی طبیعت کا پتہ چلتے ہیں۔ اس طرح یہ جمہوری سسٹم بھی یہی ہے، آپ اگر سٹارٹ ہوا پھر ڈی ریل کر دیں گے، پھر وہ دوبارہ سے شروع ہوگا، اور ویسے بھی بڑا فریجائل قسم کا ہوتا ہے ان فرنٹ آف آرمی جس کے پاس پاور ہے۔ تو اس کے بعد اب میں نیکسٹ پارٹ میں آپ سے شیئر کروں گا بھٹو کے دور کا، کیونکہ جو معاشی طور پہ جس نے کمر توڑی ہے نا وہ بھٹو کا دور تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کی محرکات کس طرح اور اس کے پیچھے سینس کیا تھی، یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ بھٹو کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا، ٹھیک ہے کچھ باتیں اس کی ٹھیک تھیں، لیکن اس کو ہر معاملے میں ہیرو بنا دیا، وہ جو اس نے پاکستان کے ساتھ برا کیا وہ سارے بھول گئے، یعنی کہ اس نے کیا، یحییٰ نے کیا، سب مل کے ملک توڑنے میں شامل تھے۔ اگر وہ مجیب اس کو حکومت مل رہی تھی، اس کی بن رہی تھی، تو اس کا رائٹ تھا کہ وہ حکومت بنائے، وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، کیوں نہ بنے؟ وہی نفرتیں، پاور، لاء پہ چلنا نہیں ہے۔ پر اینی ہاؤ اب میں آپ سے جو ہے نا دوسرا پارٹ آپ ضرور دیکھیے گا، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ اللہ حافظ۔